हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा, इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का और बड़े ही आसान भाषा में आसान तरीके से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या होता है? लॉफुल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है कि ऑर्गेनिज्म को आप क्या कर रहे हो? आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, फिर उसका नोमेनक्लेचर कर रहे हो, फिर उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, ग्रुप्स में डाल रहे हो। इसी चीज को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का इतिहास क्या है? देखो, इसको समझने के लिए आपको तीन साइंटिस्ट के बारे में जानना होगा। सबसे पहले है एरिस्टोटल, फिर है थियोफ्रास्टस और तीसरे है कैरोलस लीनियस। बेटा, एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि एरिस्टोटल ने साइंटिफिक स्टडी किया था ऑन ऑर्गेनिजम्स और मेनली किया था एनिमल्स के ऊपर। इसीलिए एरिस्टोटल को बेटा हम फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी भी कहते हैं। फिर आता है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो था ये एरिस्टोटल का ही स्टूडेंट था। थियोफ्रास्टस ने, इसे हम कहते हैं क्या? फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी या फिर हम इन्हें फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो थियोफ्रास्टस के पास दो दो टाइटल है। आप इसे फादर ऑफ बॉटनी भी कह सकते हो और आप इन्हें फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी भी कह सकते हो। थियोफ्रास्टस ने चार कैटेगरीज बनाई थी। प्लांट को चार कैटेगरीज में ग्रुप किया। सबसे पहला कैटेगरी था हर्ब, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं। फिर अंडर श्रब, जो कि हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं साइज में। फिर अंडर श्रब से भी थोड़े बड़े होते हैं श्रब। और सबसे बड़े बड़े प्लांट्स को ट्री कैटेगरी में डाल दिया। तो चार कैटेगरी बनाया प्लांट के साइज के हिसाब से। थियोफ्रास्टस ने ही टर्म दिया था एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट एंड पेरेनियल प्लांट। बेटा, एनुअल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो एक सीजन में या एक साल में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले, यानी कि एक ही सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ भी कर लेते हैं, साइज में बड़े भी हो जाते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं एक ही सीजन में। अगर दो सीजन में प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है और अपना फ्लावरिंग कर रहा है तो उसे कहते हैं बाइनियल प्लांट। और दो सीजन से ज्यादा या दो साल से ज्यादा अगर कोई प्लांट आपको फ्रूट्स दे रहा है तो उसे कहते हैं पेरेनियल प्लांट। जैसे कि मैंगो प्लांट एक पेरेनियल प्लांट है, एप्पल प्लांट एक पेरेनियल प्लांट है। मैंगो देखो, आप हर साल मैंगो खाते हो, एक पौधा लगाओ आपको हर साल वहां से मैंगो मिलेगा। तो मैंगो का जो प्लांट है वो पेरेनियल है, हर साल ग्रो भी करता है थोड़ा बहुत साइज में और फ्लावरिंग भी होती है और फ्लावरिंग से फ्रूट भी बनता है। लेकिन बेटा वहीं पे जो राइस का प्लांट है, राइस चावल का प्लांट, एनुअल प्लांट है, एक ही सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ भी कर लेता है और क्या कहते हैं उसको, फ्लावरिंग भी कर लेता है। एक बार चावल का पौधा लगाओ, ऐसा नहीं कि हर साल वो पौधा आपको चावल देगा, नहीं होता ना। बाइनियल प्लांट हो गए बेटा, जैसे शुगर बीट हो गए, ठीक है, और फिर आपके कैरेट हो गए, ये बाइनियल प्लांट होते हैं। तीसरे साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सेक्सुअल क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट का बेस्ड ऑन स्टेमेन। ये चीज मैं आपको पहले ही पढ़ा के आया हूं। कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज करते हुए क्या किया था? याद करो, 24 क्लासेस बनाए थे प्लांट्स के। प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में बांट दिया था। 1 से लेके 23 तक जो क्लासेस था उनको क्या किया? उनको क्या कहते थे? फेनेरोगेमिया। और 24th क्लास के लिए जो नाम रखा था वो था क्रिप्टोगेमिया। याद है? फेनेरोगेमिया, क्रिप्टोगेमिया, 24 क्लास बनाए थे। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन किया था। सेक्सुअल क्लासिफिकेशन करते समय स्टेमेन को बेसिस बनाया था, बेस्ड ऑन स्टेमेन। ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूं मैं आपको शायद, ठीक है? नहीं, पिछले नहीं, पिछले के पिछले लेक्चर में, जो लिविंग वर्ल्ड का सबसे पहला लेक्चर है, वहां पे मैंने आपको कैरोलस लीनियस का जो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से समझाया था। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो, कैरोलस लीनियस ने क्या किया? इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। बहुत ही बहुत ही सिंपल काम किया कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने क्या किया? दो किंगडम बनाया, प्लांटी और एनिमेलिया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उन सबको प्लांटी किंगडम में डाल दिया, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है उन्हें एनिमेलिया किंगडम में डाल दिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहली बार कैरोलस लीनियस ने दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल, ठीक है। अब सिंपल है तो इसके बहुत सारी कमियां भी थी, ड्रॉबैक भी थी। लीनियस ने क्या किया? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही किंगडम में प्लेस कर दिया। जैसे प्लांटी के अंदर उन सारे ऑर्गेनिज्म को डाला जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। अब सेल वॉल तो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और प्लांट यूकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों को ही प्लांटिया के अंदर डाल दिया। तो ये गलत चीज किया लीनियस ने।
लिनियस ने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक ही किंगडम में डाल दिया। जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, प्लांट मल्टीसेलुलर होते हैं। अब जो कि दोनों के अंदर, बैक्टीरिया और प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो दोनों को प्लांटी के अंदर डाल दिया, जो कि गलत किया। फिर तीसरा है फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक को भी एक ही किंगडम में डाल दिया। जैसे कि प्लांट और फंजाई दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, तो दोनों को प्लांटी किंगडम के अंदर डाल दिया। लेकिन बेटा प्लांट तो फोटोसिंथेटिक होते हैं और फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो ना, मतलब लिनियस क्या कर रहा है, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक को एक ही किंगडम में डाल दे रहा है, तो क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं है। तो यही कुछ ड्रॉबैक है लिनियस के। ठीक है, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका पोजीशन के बारे में कुछ बताया नहीं कि इसे प्लांटी में डालना है या एनिमेलिया में डालना है। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा जो फोटोसिंथेटिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफ भी होता है। तो फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉफ दोनों होता है, तो यूग्लिना के बारे में लिनियस ने कुछ बोला ही नहीं, निकल लिए, साइड से निकल लिए। तो इसीलिए लीनियस के क्लासिफिकेशन को उतना अच्छा माना नहीं जाता। लेकिन लीनियस ने चलो कम से कम शुरुआत तो की थी कि चलो ठीक है, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना, लीनियस ने कम से कम शुरुआत तो किया। तो यही एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है ऑफ क्लासिफिकेशन एज इट इज इजी टू यूज। बहुत ही इजी टू यूज क्लासिफिकेशन है, इसीलिए यूनिवर्सली दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, तो वो है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन जो है ये एक नेचुरल क्लासिफिकेशन है। जो सीडेड प्लांट होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड निकलती है, उनका नेचुरल क्लासिफिकेशन कर दिया बेंथम एंड हुकर ने। नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा, बहुत सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया, फ्लोरल कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज दिया। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन में आपको पता है वेजिटेटिव कैरेक्टर से भी ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है फ्लोरल कैरेक्टर को। ठीक है, और बेंथम एंड हुकर का जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था वो नॉन फाइलोजेनेटिक था, यानी कि एवोल्यूशनरी नहीं था, एवोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया। अब देखो हर्बेरियम मैंने आपको पढ़ाया था ना बेटा, याद करो। हर्बेरियम क्विक रेफरल सिस्टम होता है। हर्बेरियम के अंदर हर्बेरियम शीट होता है। हर्बेरियम एक बिल्डिंग है बड़ी सी एक, उसके अंदर बहुत सारे हर्बेरियम शीट होते हैं। तो हर्बेरियम शीट में जब आप क्लासिफिकेशन करते हो ना प्लांट का, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हो। तो हर्बेरियम फॉलोज बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इजी टू यूज है, राइट। चलिए, अब बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने उसके बारे में एक किताब में बताई थी जो कि है जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम के अंदर आपको बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन मिल जाएगा पूरा डिटेल में। यहाँ पे तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ, लेकिन इस किताब में जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आपका मन है तो मैं जानता ही हूँ कोई नहीं जाएगा लेकिन फिर भी बोल दिया। ठीक है, किसी को तो चुल होगा तो पढ़ लेना जाके। अब देखो, बेंथम एंड हुकर ने ज्यादा वेटेज दिया था फ्लोरल कैरेक्टर को, क्योंकि बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन एक नेचुरल क्लासिफिकेशन था। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, एक डिवीजन बनाया, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है, देखो, स्पर्म का मतलब होता है सीड, एटो का मतलब होता है बियरिंग, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि सीड को बियर करते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें सीड आपको दिख जाए, उन सारे प्लांट को एक डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में डाल दिया। और इस स्पर्मेटोफाइटा के अंदर 202 फैमिलीज को डाला गया, जिनमें से 199 फैमिलीज फ्लावरिंग प्लांट की थी। इस चीज को मैं भी थोड़ा समझाऊंगा थोड़ी देर में। 199 फैमिलीज फ्लावरिंग प्लांट्स की थी, ये चीज पे हम वापस आएंगे। पहले ये सुनो, देखो, स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन को बेंथम एंड हुकर ने 3 क्लासेस में बांटा, डाइकोटिलिडोनी, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडोनी। डाइकोटिलिडोनी, मोनोकोटिलिडोनी, ये दोनों के दोनों एंजियोस्पर्म के क्लास है। और एंजियोस्पर्म क्लास ऐसा क्लास है जिनमें आपको फ्लावर्स देखने को मिलेगा। तो मोनोकोटिलिडोनी और डाइकोटिलिडोनी, इन दोनों प्लांट्स पे आपको फ्लावर खिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म क्लास के जितने भी प्लांट है उनमें आपको कभी फ्लावर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो 202 फैमिलीज थे ना, उनको इन तीनों क्लासेस में बांट दिया गया। डाइकोटिलिडोनी क्लास के अंदर 165 फैमिलीज को रखा गया। अब डाइकोटिलिडोनी क्लास का 165 फैमिलीज है, तो इन 165 फैमिलीज जो होंगी, इनके अंदर जो प्लांट्स होंगे उनमें आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर नहीं है, और इसके अंदर 3 फैमिलीज को रखा गया, और इन 3 फैमिलीज जो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं, इन तीनों फैमिलीज के जो प्लांट्स होंगे उनमें आपको फ्लावर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों फैमिलीज जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। मोनोकोटिलिडोनी क्लास के अंदर 34 फैमिलीज को रखा गया। ठीक है, अब देखो फ्लावरिंग प्लांट्स वाले कितने फैमिलीज है, ऐसे कितने फैमिलीज है जिनमें आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, तो ये एक 34
और ये 165, 165 प्लस 34 कितना होता है 199। तो 202 फैमिलीज में से 199 फैमिलीज जो थी वो फ्लावरिंग प्लांट्स की थी कि नहीं थी? अरे बिल्कुल थी। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की थी, और 3 फैमिलीज जो थी वो नॉन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर के सीक्वेंस के हिसाब से चलोगे तो बेंथम एंड हुकर ने पहले डाइकॉट को लिखा है, फिर जिम्नोस्पर्म को लिखा है, फिर मोनोकॉट को लिखा है। यानी कि बेंथम एंड हुकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डाइकॉट से जिम्नोस्पर्म आया है और जिम्नोस्पर्म से आगे इवॉल्व होकर मोनोकॉट आया है, जो कि गलत है बेटा। क्योंकि आज के समय में हमें पता है जिम्नोस्पर्म से डाइकॉट इवॉल्व हुआ है, ना ही डाइकॉट से जिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुआ है। पहले जिम्नोस्पर्म था, फिर उससे डाइकॉट इवॉल्व हुआ, फिर डाइकॉट से मोनोकॉट इवॉल्व हुआ। तो आज के समय में मोनोकॉट मोस्ट एडवांस्ड है, मोस्ट एडवांस्ड क्लास है प्लांट्स का। देखो, बेंथम एंड हुकर ने मोनोकॉट को सबसे लास्ट में रखा था, और प्रेजेंट डे में भी मोनोकॉट सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे मोस्ट एडवांस्ड है। तो मोनोकॉट की पोजीशन वेल डिफाइंड थी। बेंथम एंड हुकर ने मोनोकॉट को तो एकदम लास्ट में रखा, ठीक किया, लेकिन गड़बड़ी यहां कर दी, जिम्नोस्पर्म से पहले डाइकॉट को लिख दिया, जबकि हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व हुआ है डाइकॉट। तो ये आज का प्रेजेंट डे सिनेरियो है जो आपको याद रखना है आज के समय में। ठीक है, चलिए अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा किसने दिया था? तो आप बोलोगे सर लीनियस ने दिया। प्लांट और एनिमल दो किंगडम थे। 1750 के आसपास टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने। अब लीनियस के बाद अर्नेस्ट हेकल आए, इन्होंने भी स्टडी किया, बहुत ज्यादा स्टडी किया, और 3 किंगडम बना दिए। एक एक्स्ट्रा किंगडम प्रोटिस्टा जोड़ दिया। फिर कोपलैंड आए, इन्होंने 4 किंगडम बना दिया। प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा तो था ही, साथ ही साथ मोनेरा को भी जोड़ दिया, तो 4 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आपकी एनसीईआरटी इसी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को मानती है और इसी के हिसाब से आगे सारी चीजें पढ़ाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में आर.एच. विटिकर ने दिया था। प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा मोनेरा, ये 4 किंगडम तो थे ही। आर.एच. विटिकर ने एक और किंगडम फंजाई जोड़ दिया, तो टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटिकर ने दिया था 1969 में। देखो, कम से कम लीनियस के 200 साल बाद, लीनियस ने 1750 के आसपास दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद 200 साल के बाद लगभग आर.एच. विटिकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। बच्चों, जब भी हम टू किंगडम सिस्टम को क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्लासिफिकेशन का जब भी हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का कभी भी 3 किंगडम या 4 किंगडम के साथ कंपैरिजन नहीं होता। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का कंपैरिजन होता है 5 किंगडम के साथ। यानी कि लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था उसको कंपेयर किया जाता है आर.एच. विटिकर के क्लासिफिकेशन के साथ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, लीनियस ने अपने क्लासिफिकेशन में जो जो गलतियां की थी, देखो ये जो ड्रॉबैक्स है, ये 4 ड्रॉबैक्स है, इन चारों ड्रॉबैक्स का सोल्यूशन दिया था आर.एच. विटिकर ने। इसीलिए हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन को जब भी पढ़ते हैं, यानी कि हम जब भी आर.एच. विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, तो लीनियस के टू किंगडम के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन चलता रहता है। ठीक, क्योंकि जितनी भी गलतियां लीनियस की थी उनको सुधारा आर.एच. विटिकर ने। अब यहीं पे ये क्लासिफिकेशन नहीं रुका, वापस से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, जो कि कार्ल ऊज ने दिया था। कार्ल ऊज ने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बारे में दुनिया को बताया। तो टोटल 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल ऊज ने दिया था, अभी तक का सबसे लेटेस्ट यही है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी किसको मानती है सबसे ज्यादा? इसको। तो हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में मैं आपको कार्ल ऊज का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो भी समझा दूंगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लेकिन हमें डिटेल में किसे पढ़ना है बेटा? हमें डिटेल में पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो शुरू करते हैं। आर.एच. विटिकर द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में आर.एच. विटिकर ने बेटा 5 मेन क्राइटेरिया को दिमाग में रखते हुए ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 5 किंगडम में। सबसे पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर, जिसे सेल टाइप या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल भी कह सकते हैं। यानी कि आर.एच. विटिकर ने देखा कि ऑर्गेनिज्म का सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। फिर आर.एच. विटिकर ने देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ऑर्गेनिज्म का, क्या ऑर्गेनिज्म का बॉडी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा ऑर्गेनिजम्स का, कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने खाना के लिए। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? जो अपना खाना खुद बना ले। हेट्रोट्रॉपिक क्या? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो अपने खाने के लिए। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा, रिप्रोडक्शन भी देखा, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से कर रहे हैं, असेक्सुअल है, सेक्सुअल है, कैसा है।
फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा ऑर्गेनिजम्स के बीच का कि किससे कौन इवॉल्व हुआ है, कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है। ठीक है, इन पांचों क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आर एस विटिकर ने 5 किंगडम दिए। देखो, इस दुनिया में टोटल कितने ऑर्गेनिज्म है, अभी आपने पढ़ा था बायोडायवर्सिटी के अंदर कि सबसे पहला लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि इस दुनिया में 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज नोन है। इतने सारे स्पीशीज को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया आर एस विटिकर ने 5 क्राइटेरिया की मदद से। सबसे पहले इन्होंने सेल स्ट्रक्चर देखा, यानी कि देखा कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। फिर आर एस विटिकर ने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनका सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट है उन सबको किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दो, बचा अब यूकैरियोट। फिर यूकैरियोट को आर एस विटिकर ने बोला कि फर्दर जितने भी यूकैरियोट है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, अगर यूकैरियोट यूनिसेलुलर है तो उसे किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दो, और अगर यूकैरियोट मल्टी सेलुलर है तो उन ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो। समझ में आ रहा है ना कैसे क्लासिफिकेशन कर रहा है। जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा और बोला कि जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ऑटोट्रॉपिक है और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना रहे, उन्हें किंगडम प्लांटी में डाल दो। और ऐसे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जो हेट्रोट्रॉपिक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक में भी एब्जॉर्प्शन से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें किंगडम फंजाई में डाल दो। और ऐसे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जो हेट्रोट्रॉपिक है और इंजेक्शन करते हैं, उन्हें किंगडम एनिमेलिया में डाल दो। तो इस तरीके से आरिश विटिकर ने कितने किंगडम बनाए? 5। पहला मोनेरा जिसके अंदर सारे प्रोकैरियोट्स है, दूसरा प्रोटिस्टा जिसके अंदर सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तीसरा प्लांटी जिसके अंदर जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जो ऑटोट्रॉपिक है उनको किंगडम प्लांटी में डाल दिया। फिर चौथा किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई के अंदर आपको वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट मिलेंगे जो कि एब्जॉर्प्शन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और किंगडम एनिमेलिया के अंदर आपको वो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे जो कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है और इंजेक्शन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब यहाँ पे बेटा 2 टर्म आया है, एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन। इसका मतलब मैं समझाने जा रहा हूं, सुनो। सबसे पहले तो ये समझो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। तो आप बोलोगे सर जो अपना खाना खुद बना ले, बिल्कुल सही। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करे अपने खाना, अपने न्यूट्रिशन के लिए, बिल्कुल सही। जैसे प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खाता या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन नहीं लेता। प्लांट को आप सनलाइट दे दो, उसके पास क्लोरोफिल है, सनलाइट दे दो, वाटर दे दो, लाइट दे दो, प्लांट अपना खाना खुद बना लेगा। लेकिन एनिमल, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकता। मैं अगर तुम्हें धूप में रख दूं और पानी दे दूं तो तुम अपना खाना खुद बना लोगे क्या? नहीं। तुम या तो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को खाओगे, दूसरे किसी प्लांट स्पीशीज को खाओगे, जैसे कैरेट खा रहे हो, ब्रिंजल खा रहे हो, या फिर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से मीट लोगे, जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया, एग हो गया, राइट। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहे हो या दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट को खा रहे हो, राइट। तो ऐसे को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉपिक में भी एक आता है बेटा एब्जॉर्प्शन, और एक आता है इंजेक्शन। एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं बोलो? एब्जॉर्प्शन, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है ए, इसको लगी भूख और इसके सामने ये खाना पड़ा हुआ है, तो ये और ए ऑर्गेनिज्म क्या करेगा ना, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा, जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा। ठीक है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब सिक्रीट करेगा ना, तो ये जो फूड पार्टिकल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे और फिर इस छोटे छोटे टुकड़ों को ये जो ए ऑर्गेनिज्म है इंजेस्ट या एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहले क्या किया इस ऑर्गेनिज्म ने? पहले बाहर जो फूड पड़ा हुआ था उस पे एंजाइम डाल के उस फूड का डाइजेशन किया, फिर एब्जॉर्प्शन किया, यानी कि पहले पचाया, फूड को पहले पचाया फिर खाया, तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर आता है इंजेक्शन, जैसे कि हम एनिमल्स, हम क्या करते हैं? पहले खाते हैं फिर पेट के अंदर उसे पचाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कुछ खाने का चीज पड़ा है उसको पहले पचा रहे हो, कैसे पचाओगे? बोलो, पहले तो खाओगे ना, फिर पेट में जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपना काम करेंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, राइट, और फिर उस फूड को पचाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इंजेक्शन एनिमल्स करते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। और एब्जॉर्प्शन फंजाई करते हैं, पहले पचा दिया, बाहरी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाल के फूड को पचा दिया, फिर फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, चलिए, तो ये अंतर है बेटा एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन के बीच में। अरे चलिए, ठीक है, चलिए। अब बेटा फाइलोजेनी समझते हैं। ये जो 5 किंगडम है ना,
मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, इनके बीच में फाइलोजेनी समझते हैं। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, किससे कौन आया। तो सबसे पहले इस दुनिया में आया मोनेरा, मोनेरा से आया प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा से ही साथ साथ प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया आया एट द सेम टाइम। बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, उनको लगता है कि मोनेरा से प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ है, फिर प्रोटिस्टा से प्लांट इवॉल्व हुआ है, फिर प्लांट से फंजाई इवॉल्व हुआ है, फिर फंजाई से एनिमेलिया इवॉल्व हुआ है, जो कि गलत है। मोनेरा से प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ है और प्रोटिस्टा से ही प्लांट, प्रोटिस्टा से ही फंजाई और प्रोटिस्टा से ही एनिमल इवॉल्व हुआ है। अब इसी चीज को मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। जैसे ऐसे मोनेरा, मोनेरा मतलब क्या, सॉरी मोनेरा क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट होते हैं। तो मोनेरा की जगह पे मैं यहाँ प्रोकैरियोट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मोनेरा का सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोट्स होते हैं ना। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। देखो ऐसे यूकैरियोट जो यूनिसेलुलर, उसे प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया, ठीक है। और ऐसे यूकैरियोट जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो है प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोकैरियोट से यूनिसेलुलर यूकैरियोट आया और यूनिसेलुलर यूकैरियोट से मल्टीसेलुलर यूकैरियोट आया। यानी कि मोनेरा से प्रोटिस्टा आया, यानी कि प्रोकैरियोट से यूनिसेलुलर यूकैरियोट आया, और फिर इस तरीके से बोलो, लिख सकते हैं ना ऐसे। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो मोनेरा होते हैं, ऐसे मोनेरा जो कि फोटोसिंथेटिक थे, यानी कि ऐसे प्रोकैरियोट जो कि फोटोसिंथेटिक थे, उन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो फोटोसिंथेटिक है। यानी कि फोटोसिंथेटिक मोनेरा से फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा इवॉल्व हुए, और उसी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ प्लांटी। फंजाई एनिमलिया थोड़ी फोटोसिंथेसिस करता है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है उससे इवॉल्व हुआ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट, और फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट से इवॉल्व हुआ फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। और फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट कौन है, प्लांट है। ठीक है, चलिए और आगे देखिए। ऐसे प्रोकैरियोट यानी कि ऐसे मोनेरा जो हेट्रोट्रॉपिक थे, उन हेट्रोट्रॉपिक प्रोकैरियोट से ऐसे प्रोटिस्टा इवॉल्व हुए जो हेट्रोट्रॉपिक थे। यानी कि हेट्रोट्रॉपिक प्रोकैरियोट से हेट्रोट्रॉपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट इवॉल्व हुआ, और फिर इसी हेट्रोट्रॉपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट से हेट्रोट्रॉपिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट इवॉल्व हुआ, जो कि फंजाई और एनिमेलिया है। तो इस चीज को मैं कई तरीकों से लिख सकता हूं। ठीक है, ऑलराइट, ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए है। याद तो बस आप इतना ही रख लोगे तो बहुत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। अब बेटा इस फिगर को देखिए, इस फिगर को मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन के ऊपर जितने भी किंगडम है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ये सब यूकैरियोट है। और इस लाइन के नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी किंगडम है, जैसे मोनेरा, ये प्रोकैरियोट है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल के स्ट्रक्चर को। अगर इस लाइन के ऊपर जितने भी किंगडम है उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, यूकैरियोट। और इस रेड लाइन के नीचे जितना भी किंगडम है उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट। तो यहाँ मोनेरा इस लाइन के नीचे है, तो मोनेरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट। और इस लाइन के ऊपर कौन कौन से किंगडम है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। तो ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, अब सुनो, मोनेरा से कौन इवॉल्व हुआ, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से फिर इवॉल्व हुआ प्लांटी, प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ फंजाई, और प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ एनिमेलिया। तो डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन कैसा है, अपवर्ड है, ऊपर के तरफ है। बेटा मोनेरा जो होते हैं इसके ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब वही एब्जॉर्प्शन करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को पहले पचाते हैं फिर खाते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ मोनेरा ऐसे होते हैं जो कीमोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं केमिकल के मदद से। एक चीज बेटा समझो, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं, समझो। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना ले, राइट। राइट, ऑटोट्रॉपिक में भी दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है फोटोट्रॉपिक, जिसे फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं। एक होता है कीमोट्रॉपिक, जिसे कीमोसिंथेटिक भी कहते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कीमो सिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। तो केमिकल की मदद से अपना खाना बना रहा है तो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, लाइट के वजह से अपना लाइट के हेल्प से अपना खाना बना रहा है तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं हो रहे न्यूट्रिशन के लिए, तो दोनों के दोनों ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो बोलो जो बैक्टीरिया है जो कीमोसिंथेसिस कर रहा है, ऐसे मोनेरा, वो भी ऑटोट्रॉपिक होंगे, राइट। केमिकल की मदद से अपना खाना बनाएंगे। और मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई,
इन पांचों किंगडम में से ही मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जिसके मेंबर्स कीमोसिंथेसिस से अपना खाना बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। प्रोटिस्टा हो, प्लांटी हो, फंजाई हो, चाहे एनिमेलिया हो, इन चारों किंगडम में आपको कोई ऐसा मेंबर नहीं देखने को मिलेगा जो कि कीमोसिंथेसिस करता हो। सिर्फ मोनेरा में ही अकेला आपको ऐसे मेंबर्स देखने को मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सॉरी कीमोसिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, अब देखो मोनेरा से इवॉल्व हुआ है प्रोटिस्टा, राइट। अब देखो एक चीज समझो, ऐसे मोनेरा जो फोटोसिंथेसिस करते थे उनसे इवॉल्व हुए ऐसे प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उन ऐसे प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनसे इवॉल्व हुआ प्लांटी। कि प्लांटी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो प्लांटी ऐसे प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ होगा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ऐसे प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऐसे मोनेरा से इवॉल्व हुए होंगे जो मोनेरा फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ में आ रहा है ना सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन? अब देखो, ऐसे मोनेरा जो डिकम्पोजर थे उनसे ऐसे प्रोटिस्टा आए जो डिकम्पोजर है, जैसे कि स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड ऐसा प्रोटिस्टा है जो कि डिकम्पोजर है, ठीक है। और स्लाइम मोल्ड किससे इवॉल्व हुआ है? ऐसे मोनेरा जो डिकम्पोजर थे। तो मोनेरा से प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ जो कि डिकम्पोजर है, जो कि स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड ऐसे प्रोटिस्टा है जो कि डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। और इन स्लाइम मोल्ड से यानी कि इन प्रोटिस्टा से आगे इवॉल्व हुआ फंजाई, ठीक है, जो कि क्या है? डिकम्पोजर है और एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। ठीक है, डिकम्पोजर क्या होते हैं? जो क्या कहते हैं? डिकम्पोज करते हैं चीजों को, ठीक है, डिकम्पोजिशन करते हैं, पचाते हैं, ऑलराइट। जो सड़ा गला चीज है उसका डाइजेशन करते हैं। जैसे कोई पत्ता टूट कर नीचे जमीन पे गिर गया तो पत्ता को डिकम्पोज कर देता है, फंजाई हो या बैक्टीरिया हो, ठीक है। कोई देखते हो सड़क के किनारे कोई जानवर मर गया है, उस जानवर, वो मरा हुआ जानवर, अब 2 महीने आओ देखोगे वो जानवर पूरा गल चुका है, खत्म हो चुका है, सिर्फ हड्डियां बची है। तो उस पूरे जानवर को पचा दिया, डिकम्पोज कर दिया, किसने? फंजाई ने, या ऐसे प्रोटिस्टा जो कि डिकम्पोजिशन करते हैं, या ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। अब बोलो, ऐसे प्रोटिस्टा जो कि इंजेक्शन करते थे, ठीक है, ऐसे प्रोटिस्टा जो कि इंजेक्शन करते थे, क्योंकि देखो मोनेरा में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इंजेक्शन करता है। मोनेरा में कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो इंजेक्शन करता है। पहली बार इंजेक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में ही देखने को मिले थे, जो कि प्रोटोजोआ है। इसलिए मैंने ये लाइन यहां से बनाई है। देखो, प्लांटी के लिए मैंने ये लाइन यहां से बनाई, फंजाई के लिए ये लाइन मैंने यहां से बनाई, लेकिन एनिमेलिया के लिए मैंने लाइन यहां से बनाई। तो पहली बार इंजेक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में देखने को मिले थे, और फिर उन्हीं इंजेक्शन करने वाले प्रोटिस्टा, जिन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं, जो कि इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं, इन्हीं प्रोटोजोआ से, जो कि एक तरह का प्रोटिस्टा है, इन्हीं प्रोटोजोआ से आगे एनिमल इवॉल्व हुआ, ठीक है। और एनिमल क्या करता है? कंज्यूमर है, इंजेक्शन करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। ये लाइन देखो, ये लाइन क्या समझा रहा है? थैलस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को। इस लाइन के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है, और इस लाइन के नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। और इस लाइन के बीच में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ठीक। जैसे कि प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यहां बीच में आता है। और इस लाइन के ऊपर प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया जो कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, और इस लाइन के नीचे कौन है? मोनेरा है, जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। देखो, इस पूरे फिगर से ही पूरा डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है। प्लांटी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेसिस। फंजाई का क्या है? एब्जॉर्प्शन। और एनिमेलिया का क्या है? इंजेक्शन। अब इनका इकोलॉजिकल रोल यानी कि इन्वायरमेंट में क्या रोल है प्लांटी का? तो प्लांटी प्रोड्यूसर्स होते हैं, खाना बनाते हैं। फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं, पचाते हैं, पचाने गलाने का काम करते हैं। एनिमेलिया कंज्यूमर होते हैं, खाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। प्लांट ने बनाया, उसे खा लिया। इनफैक्ट कुछ कुछ फंजाई जैसे मशरूम, उन्हें भी खा जाता है इंसान, कंज्यूम कर लेता है, राइट। मशरूम जो कि फंजाई के अंदर आता है, मशरूम को भी इंसान क्या करता है? कंज्यूम कर लेता है, खा जाता है। तो इंसान यानी कि एनिमल की बात कर रहा हूं मैं, एनिमल क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं। ये इकोलॉजिकल रोल किसने बताया था? विटेकर ने बताया था। विटेकर ने पहले तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, और फिर विटेकर ने ही बताया कि इन पांचों किंगडम का इकोलॉजिकल रोल क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कार्ल ऊज की बारी। कार्ल ऊज ने क्लासिफिकेशन दिया था मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे चले गए, आरएनए को स्टडी किया। और आरएनए क्या? एक मॉलिक्यूल है, राइट। देखो, आरएनए को स्टडी किया। कार्ल ऊज ने क्या किया? 3 डोमेन दिए, 3 डोमेन ऑफ लाइफ। ये लाइफ होगा, मैंने लाइफ लिख दिया, लाइफ होगा। 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिया, जिसे हम कहते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन।
ठीक है, 3 डोमेन ऑफ लाइफ बोलो या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलो। कार्ल लूज ने क्या किया, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें 3 डोमेन में बांटा दिया, 3 डोमेन बनाया, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। 3 डोमेन, डोमेन आपको पता है एक एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि रैंक्ड होता है अबव द किंगडम। डोमेन को हम सुपर किंगडम भी कहते हैं। किंगडम के ऊपर का एक और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, उसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन के अंदर आता है किंगडम, किंगडम के अंदर आता है फाइलम, फाइलम के अंदर आता है, आपको पता है आगे क्या आता है, फाइलम के अंदर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। राइट। तो देखो कार्ल लूज ने 3 डोमेन बनाया, यानी कि 3 सुपर किंगडम बनाया। किसके बेसिस पे? आरआरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बेसिस पे। आरआरएनए क्या, और आरआरएनए भी किसका आरआरएनए? स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम का आरआरएनए। देखो राइबोसोम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइबोसोम यहां पे बताता हूं। राइबोसोम जो होता है ये एक ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है, सेल के अंदर पाया जाता है। इसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक होता है बड़ा सब यूनिट, एक होता है छोटा सब यूनिट। दोनों ही सब यूनिट बना होता है आरआरएनए का। तो जो छोटा वाला सब यूनिट का जो आरआरएनए है ना, उसी को स्टडी किया था कार्ल ऊज ने। ठीक है, आरआरएनए, छोटा सा जो आरआरएनए है किसका? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का, उसी को स्टडी किया था कार्ल ऊज ने। और उस आरआरएनए का क्या देखा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखा, और उसी के बेसिस पे 3 डोमेन बनाए, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। इन्होंने देखा कि जितने भी प्रोकैरियोट्स है उन सबको मोनेरा में रखा गया था, लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जिनका आरआरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अलग अलग है। ठीक है, आरआरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अलग अलग है, तो उन प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया गया और 3 डोमेन बना दिया गया। ठीक है, यू बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया किंगडम को रखा गया। आर्किया डोमेन के अंदर आर्की बैक्टीरिया किंगडम को रखा गया। ठीक है, पहले यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आते थे। आर.एच. विटिकर के अकॉर्डिंग यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स है, दोनों ही किसमें आते थे? मोनेरा में आते थे। लेकिन कार्ल लूज ने बोला कि ये दोनों के दोनों का जो आरआरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये अलग अलग है, तो इन्हें अलग अलग रखना चाहिए। और इन दोनों को अलग अलग करने के लिए ही इन्होंने, कार्ल लूज ने 3 डोमेन बना दिया, ताकि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया अलग अलग हो जाए। फिर एक लास्ट में डोमेन बनाया यूकैरिया, इसके अंदर जितने भी यूकैरियोट्स थे, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमिलिया, इन सबको रखा गया। तो देखो 3 डोमेन बनाया कार्ल लूज ने, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। और 3 डोमेन में किंगडम कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये जो आरआरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था ना, ये फाइलोजेनी के ऊपर बेस्ड था, फाइलोजेनी बेस्ड ऑन आरआरएनए सीक्वेंस। ठीक है, फाइलोजेनी भी देखा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी किया। जब आरआरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को स्टडी कर रहे थे मॉलिक्यूलर लेवल पे कार्ल ऊज, तो इन्होंने फाइलोजेनी के बेसिस पे ही आरआरएनए सीक्वेंस को स्टडी किया था। ठीक है, मतलब आरआरएनए को फाइलोजेनी के बेसिस पे ही स्टडी किया था। तो ये चीज हटा दो, इसको आप रखोगे ना आप कंफ्यूज हो गया, इतना ही रखो, फालतू में ज्यादा पढ़ लोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो यहां पर हमने बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक जनरल आइडिया लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपकी एनसीईआरटी फॉलो करती है किसको? आर.एच. विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है बोलो? मोनेरा है। राइट, आपकी एनसीईआरटी कार्ल ऊज को फॉलो नहीं करती है, आपकी एनसीईआरटी आर.एच. विटिकर को फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे। एनिमिलिया के बारे में ना आप पढ़ोगे एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में, प्लांटी के बारे में आप पढ़ोगे प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में हम फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा की बात करेंगे। ठीक है बेटा, कार्ल ऊज पे आपको इतना फोकस नहीं करना है, एक बार पढ़ के निकल लो। ठीक है, ज्यादा फोकस आपको इस आर.एच. विटिकर पे ही करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट मोनेरा। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूं बेटा मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।